गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकुरिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बीए भाग प्रथम चल रहे हैं, राजनीति विज्ञान विषय, और इसमें आज अपन बात करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में अलग अलग बातें हैं, जैसे कि अगर अपन सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात करें कि ये सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान में कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे क्या कारण रहे और किन कारणों से प्रेरित होकर आखिरकार इस सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। अगर अपन इस सिद्धांत की व्याख्या करें तो देखिए, इस सिद्धांत का उदय देवी सिद्धांत के विरोध में हुआ। यानी कि एक पहले सिद्धांत चलता था राज्य उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, और वो ये मानकर चलता था कि राज्य का जन्म ईश्वर ने किया है और राज्य और राजा ये दोनों चीज़ें जो है, दोनों संस्थाएं जो है, वो ईश्वर के द्वारा बनाई गई। भारत में प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए मनु, और मनु ने भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया, और वो ये मानकर चलते हैं कि राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है और उसमें ईश्वरीय गुणों का मिश्रण किया गया है, ईश्वरीय गुणों की स्थापना की गई। कुछ देवताओं ने मिलकर राजा की स्थापना की। इसी प्रकार से ये ही सिद्धांत पूरे विश्व में प्रचलित था, विशेष रूप से यूरोप में। और फिर इसके विरोध में एक नया सिद्धांत जन्म लेता है, जिसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय रचना नहीं है, वह एक मानव निर्मित संस्था है, वह प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है। क्योंकि पहले ये धारणा थी कि राज्य और राजा ये सब ईश्वर के द्वारा बनाए गए। इसके विरोध में एक प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस नए सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे हम सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत मानकर चलता है कि राज्य ईश्वर की रचना नहीं है बल्कि ये मानव के द्वारा बनाया गया है, यानी कि मानव ने स्थापित किया। ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम है, यानी कि मनुष्यों ने आपस में मिलकर एक राज्य का निर्माण किया, इसलिए मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, इसलिए ये कृत्रिम है, कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है और ना ही ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। राज्य मनुष्यों की स्वेच्छा से हुए संविदा अथवा समझौते का परिणाम है। ये समझौता सिद्धांत जो है, ये मानकर चलता है कि राज्य का जन्म मनुष्यों की इच्छा से उनके बीच में हुए समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी कि मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य का जीवन राजनीतिक दृष्टि से संगठित नहीं था, उसमें अनेक प्रकार की असुविधाएं थी और उनसे ऊब कर ही उसने राज्य का निर्माण किया। यानी कि ये सिद्धांत ये मानकर चलता है कि जब राज्य नहीं था, यानी राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य का जीवन सही नहीं था, संगठित नहीं था, और उस जीवन में उसको बहुत सारी असुविधाएं थी, और उन असुविधाओं से परेशान होकर आखिरकार उसने निर्णय लिया कि हमें एक राज्य का निर्माण करना चाहिए। और इसी कारण से एक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्यों ने, जो उसमें राज्य से पूर्व की अवस्था में रहते थे, उन मनुष्यों ने आपस में मिलकर समझौता किया और समझौते से राज्य का जन्म हुआ। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार मानव इतिहास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व राज्यकाल अर्थात वह काल जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, इस काल को अराजक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। उत्तर राज्यकाल अर्थात राज्य की स्थापना के पश्चात का काल। ये जो समझौतावादी विचारक हैं, मुख्य रूप से 3 समझौतावादी विचारक माने जाते हैं: थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो। शॉर्ट में अपन उनको हॉब्स, लॉक, रूसो कहते हैं। ये तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं, और तीनों ही एक व्यक्ति मानकर चलते हैं कि राज्य का निर्माण मनुष्यों के बीच में आपस में हुए समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। ये तीनों ही विचारक ये मानकर चलते हैं कि राज्य का जो काल है, उसको मानव इतिहास का जो काल है, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक वो भाग, एक वो समय जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, यानी कि राज्य के निर्माण से पहले की अवस्था। इस अवस्था को इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया, प्राकृतिक दशा का नाम दिया। और एक वो अवस्था, एक वो काल जब राज्य का जन्म हो गया, और वो राज्य की स्थापना के पश्चात का काल है। और इस प्रकार से ये विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो ये मानकर चलते हैं कि राज्य मनुष्य के बीच में हुए समझौते का
परिणाम। आज अपन शुरुआत करेंगे थॉमस हॉब्स, बारी बारी से अपन तीनों की बात करेंगे। पहले हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत करेंगे, उसके बाद लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत, और उसके बाद रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उसकी मृत्यु 1679 ईस्वी में फ्रांस में होती है। ये पूरा का पूरा जीवन उसने फ्रांस में व्यतीत किया था। इसको एक्चुअल में इंग्लैंड से भागना पड़ा था, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय एक कठोर तानाशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हॉब्स इसका विरोधी था और उसने कुछ ऐसी बातें कही, इस कारण से उसको वहां से छोड़कर जाना पड़ा। हॉब्स के सामाजिक समझौता संबंधी विचार उसके प्रसिद्ध ग्रंथ लेवियाथन में मिलते हैं। लेवियाथन जो 1651 में लिखी गई थी, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध ग्रंथ है, और उसी में उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस वीडियो के ऊपर जो थंबनेल लगाया गया है, उस थंबनेल में उस पुस्तक के ऊपर का चित्र दिया गया। उससे जो लेवियाथन नामक पुस्तक है, इसमें सबसे ऊपर जो चित्र बनाया गया था कि दैत्य स्वरूप जो सभी मनुष्यों के अपने अंदर समाये हुए, वो लेवियाथन कहलाता है, और उसी नाम से उसने पुस्तक लिखी थी। हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार है: मानव स्वभाव का स्वरूप, यानी कि ये जो तीनों विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, तीनों अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की धारणा, इसकी शुरुआत जो है मानव स्वभाव से करते हैं कि मानव कैसा था। ये अभी भी अपन जो बात कर रहे हैं, इस समय राज्य की स्थापना नहीं हुई है। राज्य की स्थापना से पहले मानव कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था, इस बारे में तीनों बात अपने अपने विचार रखते हैं। सबसे पहले चूंकि अपन हॉब्स की बात करें तो हॉब्स मानव स्वभाव के बारे में क्या कहता है। हॉब्स राज्य का अध्ययन मानव स्वभाव के विश्लेषण से प्रारंभ करता है। वह मनुष्य को अत्यंत स्वार्थी, नीच, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन तथा आत्म केंद्रित मानता है। यानी कि हॉब्स के हिसाब से मनुष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी अच्छाई नहीं है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है। और वो ये कहता है कि मानव अत्यंत स्वार्थी है, अत्यंत नीच है, झगड़ालू है, दुष्ट है, विवेकहीन है, आत्म केंद्रित है, दूसरे से उसको कोई भी लेना देना नहीं है, और बहुत ही निकृष्ट किस्म का इंसान। कोई भी किसी भी प्रकार की अच्छाई हॉब्स के मनुष्य में नहीं है। प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के संयोग से इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। यानी कि प्रकृति तो अपने हिसाब से सबको समान बनाती है, ये मानकर चलते हैं। हॉब्स ये मानकर चलता है कि प्रकृति ने सबको समान बनाया, किसी भी प्रकार कोई अंतर नहीं है। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक बल की दृष्टि से दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा निर्बल हो, किंतु वह मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान तथा धूर्तता मकारी में उसकी अपेक्षा बलवान हो सकता है। हालांकि मनुष्य ने, ईश्वर ने सभी को समान बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अंतर है। जैसे कि कोई व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बलवान हो सकता है, लेकिन वो मानसिक दृष्टि से कमजोर हो सकता है। कोई शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से बहुत मक्कार हो सकता है। तो सब में क्या है कि असमानता व्याप्त है। प्रकृति ने सबको समान बनाया है, लेकिन वास्तव में समाज में जहां कई मनुष्य निवास करता है, मनुष्य इतिहास में, मानव इतिहास में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। सब में असमानता भरी हुई और चारों तरफ असमानता का ही दौर है। इस असमानता के कारण मनुष्यों में संघर्ष छिड़ जाता है। यद्यपि मनुष्य शांति बनाना चाहता है, किंतु उसे सदैव दूसरों से भय रहता है। ये जो असमानता है कि कोई शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली है, कोई मानसिक दृष्टि से शक्तिशाली है, कोई शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, कोई मानसिक दृष्टि से कमजोर है। तो ऐसी असमानता के कारण से जो मनुष्य इस राज्य के जन्म से पहले रहते हैं, उनके बीच में एक संघर्ष छिड़ जाता है, और प्रत्येक मनुष्य के साथ हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहता है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। अभी अपन ने शुरुआत में ही बात की थी। प्राकृतिक अवस्था वो अवस्था जो राज्य के जन्म से पहले की थी, यानी कि अभी भी राज्य का जन्म नहीं हुआ। राज्य के जन्म से पहले की अवस्था को हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। हॉब्स राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को प्राकृतिक दशा का नाम देता है। इस दशा में मनुष्य अपने उपयुक्त स्वभाव के कारण सबसे लड़ता रहता है। ये जो उपयुक्त स्वभाव अपन ने अभी देखा था कि हॉब्स कहता है मानव में कोई भी अच्छाई नहीं है, वो एक बुराई का पुतला है, वो नीच है, झगड़ालू है, दुष्ट है, निकम्मा है, नालायक है, पता नहीं क्या क्या बुराइयां वो हॉब्स में मनुष्य में बतलाता है। और मनुष्य में चूंकि कोई भी अच्छाई नहीं है, इसलिए वो दूसरों के साथ, चूंकि असमानता व्याप्त है, तो दूसरों के साथ हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहता है और दूसरों के साथ लड़ता ही रहता है। लड़ना झगड़ना उसी का काम है। इस समय जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम था। शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को
हड़प रहे थे। यहाँ पर जो भी शक्तिशाली था वो कमजोर के ऊपर शासन करता था, कमजोर को डराता था, धमकाता था, उसके पास जो भी कुछ होता था उसको छीन लेता था, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ पर प्रचलित थी। संक्षेप में मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में नर, पशु और रक्त पिपासु थे। शत्रुओं का दमन करने, शक्ति बढ़ाने और यश प्राप्त करने के लिए वे सब प्रकार की हिंसा का अवलंबन कर सकते थे, यानी कि सब कुछ जायज मानते थे। अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी करना पड़े, वो उनकी दृष्टि से जायज है, यानी कि वो कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, कुछ भी करने की ताकत रखते हैं और कुछ भी करने को सही मानते हैं। और इस हिसाब से इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक प्रकार से नर पशु था और रक्त पिपासु था, दूसरों के मारना पीटना उसका एक काम था। इस प्राकृतिक अवस्था के 3 विशेषताएं थी। ये जो प्राकृतिक अवस्था है, जो राज्य के जन्म से पहले की अवस्था है, उस प्राकृतिक अवस्था की 3 विशेषताएं बतलाता है। इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव था तथा सत्य और असत्य का कोई विचार नहीं था। सही बात है, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं, किसी को मतलब नहीं क्या सही है क्या गलत है। अपने हिसाब से सब आकलन करते हैं, वो जो करते हैं वो सही है, दूसरा जो करता है वो गलत है। इसलिए नैतिकता नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नैतिक की क्या करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ऐसा कोई विचार इन मनुष्यों में नहीं था जो प्राकृतिक अवस्था में जीवन यापन कर रहे थे। इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था। न तो कोई न्याय था, न ही कोई अन्याय था। प्रत्येक मनुष्य अपने हिसाब से ही अर्थ लगाता था। उसके हिसाब से जो सही है वो न्याय है, उसके हिसाब से जो गलत है वो अन्याय है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए न्याय चाहता था और इस कारण से सब व्यक्ति आपस में लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते थे। इस प्राकृतिक अवस्था में वैयक्तिक संपत्ति का अभाव था। किसी के पास किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। निजी संपत्ति इसलिए नहीं थी, अगर कोई किसी प्रकार की संपत्ति अर्जित भी कर लेता तब भी उस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो उसके पास रह पाएगी। दूसरे व्यक्ति जो शक्तिशाली थे वो निर्बलों की, यानी जो कमजोर थे, उनके पास जो भी चीज हुआ करती थी, जो भी उनकी संपत्ति हुआ करती उसको छीन लेता था। अभी अपन ने बात की थी कि इस प्राकृतिक अवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत थी, इसलिए किसी के भी पास कोई भी निजी संपत्ति नहीं थी। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियम। होब्स के अनुसार अधिकार से अभिप्राय है अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना। देखिए, अभी राज्य की स्थापना नहीं हुई। राज्य की स्थापना से भी पहले होब्स ये मानकर चलता है कि प्राकृतिक अवस्था जब राज्य नहीं था उस समय भी व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। हालांकि राज्य के बिना अधिकार संभव नहीं है, फिर भी होब्स ये मानकर चलता है, होब्स के विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। और प्राकृतिक अधिकार क्या थे? वो ये कहता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के लिए जो कुछ करना पड़े वो उसका प्राकृतिक अधिकार है, यानी कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने की स्वतंत्रता होना वो उसका प्राकृतिक अधिकार है। अगर अपने जीवन को बचाने के लिए किसी को मारना भी पड़े तो भी ये जायज है, क्योंकि वो उसको प्राकृतिक अधिकार। आगे वो कहता है वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की पूरी स्वतंत्रता रखता है। प्राकृतिक अधिकार क्या है कि अपने जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ भी करना, चाहे इसके लिए किसी को लूटना पड़े, किसी को पीटना पड़े या किसी को जान से भी मारना पड़े, तब भी ये जायज है, क्योंकि ये उसका प्राकृतिक अधिकार है और उसको अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ये करना आवश्यक है, इसलिए वो इसको प्राकृतिक अधिकार का नाम देता है। होब्स ने विभिन्न प्रकार के 19 नियम बताए, जिनमें 3 मुख्य हैं। होब्स अपने लेवियाथन में सामाजिक समझौता सिद्धांत के समय कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में जब राज्य का निर्माण नहीं हुआ था उस समय भी कुछ नियम प्रचलित थे। कुल मिलाकर वो 19 नियमों को गिनाता कि ये करके 19 नियम थे और उन 19 नियमों में 3 नियमों को मुख्य रूप से बतलाता है और वो अपेक्षा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना चाहिए और कम से कम इन 3 नियमों का तो पालन करना ही चाहिए। कुल मिलाकर 19 नियमों की बात करता है, जिनमें से 3 मुख्य बतलाता है। 3 कौन से थे? प्रथम, व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ अशांति का साम्राज्य था। प्रत्येक व्यक्ति के साथ संघर्ष की अवस्था में रहता था, इसलिए कहीं पर भी शांति नहीं थी। इसलिए होब्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं। द्वितीय, प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना के लिए तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से अपने सभी अधिकारों का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए, बशर्ते कि अन्य व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए सहमत हो। यानी कि दूसरा नियम क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को
इस शांति स्थापना करने के लिए, अपने अधिकार त्यागने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो ये कहता है कि अगर व्यक्ति अपने अधिकार त्यागे और उसके बाद शांति की स्थापना हो जाए तो ये अच्छी स्थिति है, ये अच्छी पोजीशन है। और लेकिन वो इसके साथ ये भी कहता है कि व्यक्ति को अपने अधिकार तभी त्यागने चाहिए जब दूसरे व्यक्ति भी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए। अगर सारे व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकार, जिसमें वो ये कहता है कि किसी को भी लूटने, पीटने या जान से मार डालने का अधिकार है, अगर ये सब अधिकार त्याग देते हैं, सारे व्यक्ति त्याग देते हैं, तो स्वतः ही शांति की स्थापना हो जाएगी। आगे वह व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। 3 जो प्रमुख नियम बताता है उसमें तीसरा ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए, हालांकि अब तक समझौता हुआ नहीं है। सामाजिक समझौते के कारण, यानी कि मनुष्य को ये सामाजिक समझौता क्यों करना पड़ा। प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयां थी और उन्हीं के कारण होब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति होती। अभी अपन ने जो प्राकृतिक अवस्था देखी थी, इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के सामने कुछ कठिनाइयां थी, कुछ असुविधाएं थी, और असुविधाओं को दूर करने के लिए ही मनुष्य आपस में सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति करते। तो सामाजिक समझौता क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला कारण था सुरक्षा की व्यवस्था। प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी स्थिति में आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। कहने का मतलब कि प्राकृतिक अवस्था में किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था, जीवन का उसको डर था। इसलिए जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें सामाजिक समझौता क्यों किया, राज्य की स्थापना क्यों की, समाज की स्थापना क्यों की, इसका सबसे बड़ा कारण था अपने जीवन की सुरक्षा करना, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी को भी मारने पीटने का अधिकार रखता था। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए आखिरकार उनको सामाजिक समझौता करना पड़ा। दूसरा, नियमों की व्याख्या। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे जिनका पालन मनुष्य स्वतः इसलिए करते थे क्योंकि उनसे शांति व सुरक्षा की प्राप्ति की आशा करते थे। देखिए, अभी अपन ने बात की कि होब्स प्राकृतिक अवस्था में जो राज्य के जन्म से पहले की अवस्था थे उसमें 19 प्रकार के नियम बतलाता है, और 19 नियमों में 3 नियम मुख्य बतलाता है। लेकिन समस्या ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति इन नियमों की व्याख्या खुद अपने हिसाब से करता था। क्या नियम है, कोई उनको बता सके कि ये नियम है, आपको ऐसा करना है, ये नियम आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो नियम की स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सके और व्यक्तियों को ये समझा सके कि अमुक नियम है और आपको ये करना। इसलिए नियमों की व्याख्या करने वाली सत्ता नहीं होने के कारण से उनको सामाजिक समझौता करना पड़ा। तीसरा है, नियमों का पालन करवाने वाली सत्ता नहीं। प्राकृतिक अवस्था में नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ से वशीभूत होने के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे, इसलिए संघर्ष पनपता था। हालांकि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता। कोई ऐसी शक्ति भी नहीं थी जो सभी व्यक्तियों को मजबूर कर सके कि वो नियमों का पालन करे और नियमों के अनुसार चले। इसलिए क्योंकि नियमों का पालन करवाने वाली कोई शक्ति नहीं थी, इस कारण से भी मनुष्यों को सामाजिक समझौता करना पड़ा। और चौथा प्रमुख कारण था दंड शक्ति का अभाव। प्राकृतिक विधियों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। अगर चूंकि देखो, प्राकृतिक नियम थे, प्राकृतिक अधिकार भी थे होब्स के विचारों के हिसाब से, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करता था। सब नियमों की व्याख्या अपने हिसाब से करते थे और अपने हिसाब से ही नियमों के अनुसार चलते थे। कोई भी उन नियमों को मानता नहीं था। इसलिए ऐसी भी कोई शक्ति नहीं थी जो नियमों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंडित कर सके। इसलिए एक समस्या ये भी थी कि दंड शक्ति का अभाव था, और दंड शक्ति के अभाव के कारण से किसी भी मनुष्य को किसी भी बात का कोई भी डर नहीं था। इसलिए सब अपनी मनमर्जी चलाते थे। इसलिए किसी ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सके। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से होब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता, संविदा, अनुबंध या करार करके अराजक दशा का अंत किया। होब्स कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था की अराजक अवस्था थी, इसमें सभी मनुष्यों के साथ संघर्ष की अवस्था में रहते, इसको समाप्त करने के लिए सभी मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। ये समझौता, संविदा, अनुबंध, करार, कुछ भी कह लीजिए इसका नाम, आखिरकार इनके बीच में एक समझौता संपन्न होता है।
प्रत्येक व्यक्ति एक इस आशय की शपथ लेता है। जब समझौता होता है तो प्रत्येक व्यक्ति एक शपथ ग्रहण करता है। क्या शपथ ग्रहण करता है? मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार देता हूं तथा स्वयं में अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार के व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। ये शपथ है जो सभी मनुष्य आपस में लेते हैं। क्या लेते हैं? मैं इस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? जिसको वो अपने अधिकार सौंपते हैं, जिसको नियम की व्याख्या करने का, दंड देने का ये अधिकार देते हैं, उस व्यक्ति को, मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार देता हूं तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी प्रकार के व्यक्ति को देगा और स्वशासन का अधिकार छोड़ देगा। यानी सारे व्यक्ति शपथ लेते कि मैं अपने सारे अधिकार त्यागता हूं और इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति समूह को देता हूं, लेकिन इस शर्त देता हूं कि तुम भी अपने सारे अधिकार त्याग दोगे और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार भी छोड़ दोगे। और इस प्रकार से सारे व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का परित्याग कर देते हैं और परित्याग करके एक नए सरकार की, एक नए राज्य की, एक नए समाज की स्थापना करते हैं। राज्य का स्वरूप। होब्स का लेवियाथन अथवा पूर्ण राज्य पूर्ण रूप से निरंकुश है। संविदा द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश, कानून और उनका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। सामाजिक समझौते द्वारा होब्स निरंकुश राष्ट्रतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। यानी कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार थे, जिसमें वो कुछ भी करने की स्वतंत्रता रखते थे, वो सारे के सारे अधिकार व्यक्ति सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप त्याग देता है। वो सारे के सारे अधिकार समाज को देता है और फिर समाज ये सारे के सारे अधिकार राज्य को दे देता है, यानी कि शासक। और शासक वो सारे अधिकार लेकर एक निरंकुश राष्ट्रतंत्र की स्थापना करता है। इस निरंकुश राष्ट्रतंत्र में सारे के सारे अधिकार शासक के पास, व्यक्तियों के पास कोई अधिकार नहीं। सभी व्यक्तियों ने जो उस प्राकृतिक अवस्था में रहते थे अपने सारे के सारे अधिकार समाज को सौंप दिए और समाज ने सारे के सारे अधिकार शासक को सौंप दिए। इसलिए व्यक्तियों के पास अब कोई भी अधिकार नहीं रहे। अब सारे के सारे अधिकार राज्य के पास आ गए हैं, सारे के सारे अधिकार शासक के पास आ गए हैं। सामाजिक समझौते की विशेषताएं। संविदा के आधार पर उत्पत्ति। राज्य तथा शासक की उत्पत्ति स्पष्टतया मनुष्यों की पारस्परिक संविदा के आधार पर होती है। ये क्लियर है। अभी अपन ने बात की कि शासक की नियुक्ति, समाज की नियुक्ति स्थापना या राज्य की स्थापना किसके माध्यम से हुई है? उससे पहले राज्य नहीं था। मनुष्य ने आपस में समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की स्थापना होती है और समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य की स्थापना होती है। सबसे पहले चूंकि समाज की स्थापना होती है, मनुष्य ने एक मानव समाज की स्थापना की थी, मानव समाज का निर्माण किया था। इसी कारण से ये समझौता सामाजिक समझौता कहलाया और समाज ने फिर राज्य की यानी कि शासक की स्थापना की, इसलिए राज्य का जन्म होता है। इसलिए जो राज्य की उत्पत्ति है वो स्पष्टतया संविदा यानी कि समझौते के माध्यम से हुई है। संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं। शासक या संप्रभु की उत्पत्ति तो संविदागत है, परंतु संविदा शासक तथा शासितों के मध्य नहीं होती। संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति है जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके शासक की सृष्टि करते हैं तथा संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होते, क्योंकि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके समाज की और राज्य की स्थापना की है। व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ है, शासक के बीच में और राज्य के व्यक्तियों के बीच में या शासक के बीच में या समाज के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। ये जो सामाजिक समझौता होता है ये व्यक्तियों के बीच में होता है। इसलिए कहीं पर भी शासक जो है इस संविदा का कोई पक्ष नहीं, इसलिए संविदा की कोई भी शर्त शासक के ऊपर लागू नहीं होती। समझौते की कोई भी शर्त शासक के ऊपर लागू नहीं है, केवल मनुष्य के ऊपर लागू है, मानव के ऊपर लागू है जिन्होंने समझौता किया है। शासक पर कोई लागू नहीं है। समझौते में शासक कहीं पर भी शामिल नहीं। पूर्णतः निरंकुश। संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष में शामिल नहीं, अतः समझौते के उद्देश्य के अनुसार कार्य करने तथा उसकी किसी शर्त का पालन करने के लिए किसी भी तरह बाध्य नहीं। इसलिए ये जो क्या है, ये जो शासक है, ये जो राज्य पूर्णतः निरंकुश राज्य है। इस पर किसी भी चीज का कोई अंकुश नहीं, क्योंकि व्यक्तियों ने इस प्रकार की कोई भी शर्त
शासक के साथ नहीं किए। किसी भी शर्त में शासक को नहीं बांधा, इसलिए शासक पूर्णतया स्वतंत्र है और इस कारण से वो किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं, किसी भी चीज से बाध्य नहीं, वो कुछ भी करने का अधिकार रखता है। क्योंकि व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया, शासक का निर्माण किया है, इसलिए उनको अपनी शासक की सारी बातें माननी पड़ेगी, शासक के सारे आदेश मानने पड़ेंगे और शासक पर किसी भी प्रकार कोई भी नियंत्रण नहीं है और व्यक्तियों ने भी उसके ऊपर किसी भी प्रकार कोई भी नियंत्रण नहीं रखा है। शासक सर्वोच्च विधायक, शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश नियम तथा विधि होते हैं। वह अपनी प्रजा के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि वह उनका प्रतिनिधि है। यहाँ पर शासक सर्वोच्च विधायक, विधायक का मतलब विधि बनाने वाला, विधेयक बनाने वाला, कानून बनाने वाला। तो यहाँ पर कानून का निर्माण जो है वो शासक करता है। शासक जो भी आदेश देता है वो आदेश नियम है, कानून है और प्रत्येक व्यक्ति को उस नियम का, उस कानून का पालन करना ही पड़ेगा। हालांकि होब्स ये कहता है कि शासक कभी कोई अन्याय नहीं कर सकता क्योंकि उनका प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधियात्मक इच्छा, संविदा द्वारा विविध संघर्ष इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधियात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है, वह एक कृत्रिम व्यक्ति है। पहले जब राज्य की स्थापना नहीं हुई थी, समाज की स्थापना नहीं हुई थी, उस समय तक प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं थी, वह स्वतंत्र था, वो कुछ भी कर सकता था, किसी को भी लूट सकता था, पीट सकता था, मार सकता था। लेकिन अब उसने अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया, अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया। उसने अपनी सारी इच्छाएं समाज को सौंप दी, समाज ने वो सारी इच्छाएं शासक को सौंप दी। इसलिए शासक इन सभी इच्छाओं को लेकर एक प्रतिनिधियात्मक इच्छा का निर्माण करता है, यानी कि सभी व्यक्तियों की प्रतिनिधि इच्छा। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो उन व्यक्तियों के ऊपर शासन करने का एकमात्र अधिकारी है और वह चूंकि संविदा में शामिल नहीं है इसलिए संविदा की कोई भी शर्त उस पर लागू भी नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है। सामाजिक समझौता, इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया, अतः ये सामाजिक समझौता है। अभी अपन ने बात की थी कि सबसे पहले जब व्यक्तियों ने आपस में समझौता किया है तो एक समाज की रचना होती है, मानव समाज की, और ये मानव समाज फिर एक राज्य की रचना करते हैं। वो एक शासक को नियुक्त करते हैं और शासक को सारे अधिकार त्याग देते हैं। चूंकि सबसे पहले इस समझौते के परिणाम स्वरूप समाज की रचना होती है, इसलिए इस समझौते को सामाजिक समझौता कहा गया है। आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण, प्रजा द्वारा किसी भी कार्य से किया जाने वाला आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर देने वाले उपयुक्त समझौते के प्रतिकूल है। क्योंकि सभी व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था में अपने के सारे अधिकार, अपनी सारी की सारी इच्छाएं जो है वो त्याग दी है, इसलिए किसी भी रूप में उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ लागू नहीं होती और इस कारण से सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और एक नई इच्छा का निर्माण होता है जो प्रतिनिधियात्मक इच्छा है। और इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय समझौते में शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस समय समझौते की शर्तों को मानने के लिए बाध्य है, प्रत्येक व्यक्ति जो समझौते के परिणाम स्वरूप समाज और राज्य की रचना करते हैं, अब वो शासक की हर बात को, हर आज्ञा को मानने के लिए मजबूर है। वो उनका प्रतिरोध नहीं कर सकते, उनका विरोध नहीं कर सकते, इसलिए आज्ञा भंग अन्यायपूर्ण, आज्ञा उनको माननी ही पड़ेगी। यह है होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। होब्स ये मानकर चलता है कि एक समय था जब राज्य नहीं था, फिर मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। क्योंकि समझौते के परिणाम स्वरूप पहले समाज की रचना हुई, इसलिए सामाजिक समझौता कहलाया और उसके बाद राज्य का निर्माण होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और पुनः निवेदन, यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ। अगली बार अपन बात करेंगे लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तब तक के लिए धन्यवाद।